नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS से संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ेंगे और यह इसका पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है धारा 53। धारा 53 में बात की गई है गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा यानी एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। तो जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है चिकित्सा अधिकारी द्वारा, उसका एग्जामिनेशन, उसकी परीक्षा के संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो इस धारा में बताया गया है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो है उसकी जांच की जाती है और उसमें रिकॉर्ड में यह चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह का रिकॉर्ड बनाया जाता है यानी अभिलेख तैयार किया जाता है कि वो उसमें यह बताता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई क्षति या हिंसा के चिन्ह तो नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की कोई इंजरी तो नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस का मार्क तो नहीं है। तो इस प्रकार का वो रिकॉर्ड तैयार करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई धारा 53 में गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा यानी मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसका एग्जामिनेशन, उसकी परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 54। धारा 54 में बताया गया है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। शिनाख्त का मतलब है दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन यानी उसे आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो गिरफ्तार व्यक्ति की जो शिनाख्त है वह धारा 54 में बताई गई है। इसमें बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी, जो भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी ऑफिसर इंचार्ज होगा, वह जो है निवेदन करता है न्यायालय से जिसके भी लोकल जुरिस्डिक्शन में वह चीज़ आती है, उस आरोपी व्यक्ति की जिसे भी गिरफ्तार किया है उसकी शिनाख्त के संबंध में। ठीक है, यानी उसके आइडेंटिफिकेशन के संबंध में। तो यह बात की गई है धारा 54 में, तो गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। नेक्स्ट है धारा 56। धारा 56 में बताया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा यानी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में बात करता है धारा 56। इसमें बताया गया है कि अभियुक्त को अभिरक्षा यानी कस्टडी में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त उस एक्यूज्ड पर्सन के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे। ठीक है, तो यह बात की गई है धारा 56 में। नेक्स्ट है धारा 57। धारा 57 में बात की गई है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना यानी पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो इसमें बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो वह उस गिरफ्तार व्यक्ति को जिस भी मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन में, जिस भी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में वह आएगा, या तो उसके समक्ष पेश करेगा या फिर किसी थाने के ऑफिसर इंचार्ज यानी भार साधक अधिकारी के समक्ष जो है उस गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये बात की गई है धारा 57 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है यानी ऑफिसर इंचार्ज है उसके समक्ष ले जाया जाना। नेक्स्ट है धारा 58। धारा 58 में बात की गई है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना यानी पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। तो इसमें बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उस गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करना होगा। यह बात की गई है धारा 58 में। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट धारा है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है धारा 59, धारा 59, इसमें बताया गया है पुलिस का गिरफ्तारियों, दोस्तों गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना, यानी पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। ठीक है, इसमें बात की गई है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी, यानी जो भी पुलिस थाने का ऑफिसर इंचार्ज होगा वह जिला मजिस्ट्रेट को यानी डीएम को या उसके द्वारा ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अपने अपने थानों की सीमाओं के भीतर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की जो रिपोर्ट है उसको करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं। ठीक है, तो पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करने के संबंध में धारा 59 में बताया गया है जो भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होगा, ऑफिसर इंचार्ज होगा, वो या तो जिला मजिस्ट्रेट को या यदि जिला मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया है उपखंड मजिस्ट्रेट को, तो वो अपने अपने थानों के सीमाओं के भीतर जो भी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए हैं उन सब व्यक्तियों के मामलों की जो रिपोर्ट है उनको करेंगे और उन व्यक्तियों की चाहे जमानत हुई ले ली गई हो या नहीं। ठीक है, तो इस संबंध में बात करती है धारा 59। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है धारा 60। धारा 60 में बताया गया है पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन, यानी डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। तो पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन इसे बताया गया है धारा 60 में। इसमें बात की गई है पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन यानी उसका डिस्चार्ज उसी के बंद पत्र यानी उसी के बॉन्ड या जमानत पत्र यानी बेल बॉन्ड पर या मजिस्ट्रेट के किसी विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन यानी पकड़े गए व्यक्ति का डिस्चार्ज जो है पुलिस अधिकारी द्वारा यदि किसी को गिरफ्तार किया गया है तो किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंद पत्र यानी उसी के बॉन्ड या बेल बॉन्ड पर या मजिस्ट्रेट के किसी विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है धारा 63। धारा 63 में बात की गई है समन का प्रारूप यानी फॉर्म ऑफ समन्स। तो समन के प्रारूप के संबंध में बात की गई है बीएनएसएस की धारा 63 में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 64। धारा 64 में बात की गई है कि समन की तामील कैसे की जाएगी, यानी समन्स हाउ सर्व। तो समन की तामील कैसे की जाएगी, समन कैसे सर्व होंगे, इस संबंध में बात करती है धारा 64। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 69, धारा 69। इसमें बात की गई है स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील के संबंध में, यानी सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। तो स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील के संबंध में क्या बताया गया है, इसमें बोला गया है कि जब न्यायालय, जब कोर्ट यह चाहता है कि उसके द्वारा जो जारी किया गया समन है उसकी जो तामील है यानी उसकी जो सर्व्ड है, यदि वह उसकी स्थानीय अधिकारिता यानी उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर किसी स्थान में की जाए तो वह ऐसा समन जो है 2 प्रतियों यानी 2 कॉपीज में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके भी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में यह तामील की जानी है समन की, यानी यह समन सर्व्ड किया जाना है, या फिर समन किया गया व्यक्ति यदि वहां निवास करता है तो उसको। ठीक है, तो स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील के संबंध में बात करती है धारा 69। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है धारा 71। धारा 71 में बात की गई है साक्षी पर समन की तामील यानी सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस। तो साक्षी पर यानी जो भी विटनेस है उस पर समन की तामील के संबंध में बात करती है धारा 71। नेक्स्ट है धारा 72। धारा 72 में बात की गई है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि यानी फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। तो बीएनएसएस की जो धारा 72 है इसमें बताया गया है कि गिरफ्तारी के जो वारंट होगा उसका प्रारूप कैसा होगा, यानी उसकी फॉर्म कैसी होगी, किस टाइप का होगा और उसकी अवधि कितनी होगी। ठीक है, और इसमें बात की गई है कि यदि कोर्ट जो है, कोर्ट के द्वारा जारी किया गया प्रत्येक जो वारंट है वह लिखित रूप में होगा और ऐसे न्यायालय के जो भी कोर्ट उसे जारी कर रहा है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा यानी जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा वह सिग्नेचर होगा, उस पर हस्ताक्षर होंगे उसके, और उस पर जो है उस कोर्ट की सील लगी होगी।
ठीक है। तो ये बात की गई है धारा 72 में कि गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होगा, उसकी फॉर्म कैसी होगी और उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, यानी उसकी अवधि क्या होगी। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें धारा 74, धारा 74, इसमें बात की गई है वारंट किसको निर्देशित होंगे, यानी वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड। तो इसमें बात की गई है कि गिरफ्तारी का वारंट जो है, जो भी गिरफ्तारी का वारंट होगा वह एक या अधिक पुलिसकर्मियों को निर्देशित होगा, यानी उन्हें डायरेक्ट होगा। लेकिन यदि ऐसे वारंट का, जो भी वारंट जारी किया जा रहा है, यदि उसका निष्पादन तुरंत आवश्यक है, यानी उसका एग्जीक्यूशन जो है तुरंत होना है, और कोई पुलिस अधिकारी वहाँ पे उपस्थित ना हो या पुलिस अधिकारी न मिल सके, तो जो वारंट जारी करने वाला कोर्ट है, जो वारंट जारी करने वाला न्यायालय है, वह किसी अन्य व्यक्ति को भी इस वारंट को निर्देशित कर सकता है और वह व्यक्ति जो है उस वारंट का निष्पादन करेगा, यानी उसका एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है। तो इस संबंध में बात की गई है धारा 74 में। नेक्स्ट है धारा 76, धारा 76, इसमें बात की गई है पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट, यानी वारंट्स डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट के संबंध में बात की गई है धारा 76 में। इसमें बताया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी को जो भी वारंट निर्देशित किए जाते हैं, उसका जो निष्पादन है वो किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, जिसका नाम जो है वारंट पर उस अधिकारी द्वारा प्रष्टांकित किया जाता है, यानी उसे एंडोर्स्ड किया जाता है, जिसे वह निर्देशित या प्रष्टांकित है। ठीक है। तो यह बात की गई है धारा 76 में पुलिस अधिकारी को जो वारंट निर्देशित हुए हैं, यानी डायरेक्ट हुए। नेक्स्ट है धारा 77, धारा 77, इसमें बात की गई है वारंट के सार की सूचना, यानी नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। ठीक है। तो इसमें बताया गया है पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे वह गिरफ्तार कर रहा है, उसे उस वारंट के सार के बारे में बताएगा, उसके सार को सूचित करेगा, और यदि जरूरत पड़ी तो उसे वह वारंट भी दिखाएगा। ठीक है। तो उस व्यक्ति को वारंट भी दिखा देगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बात की गई है वारंट के सार की सूचना धारा 77 में। नेक्स्ट है इसमें धारा 84, धारा 84 में बात की गई है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, यानी प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ठीक है। तो फरार व्यक्ति के लिए जो उद्घोषणा है, जो प्रोक्लेमेशन है, वह बताया गया है धारा 84 में। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के संबंध में बात करती है धारा 84। नेक्स्ट है धारा 85, धारा 85, इसमें बात की गई है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, यानी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो जो भी व्यक्ति फरार है उसकी संपत्ति की कुर्की के संबंध में धारा 85 में बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 86, धारा 86 में बात की गई है उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, यानी जो भी उद्घोषित व्यक्ति है उसकी संपत्ति की पहचान और उसे कुर्क करने के संबंध में बात करती है धारा 86। नेक्स्ट है धारा 90, धारा 90 में बात की गई है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना, यानी इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। तो समन के स्थान पर उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। ठीक है। इसमें बात की गई है धारा 90 में कि जो भी न्यायालय जिसके पास पावर है समन जारी करने की, यदि उसे यह विश्वास हो जाए, उसके पास यह कारण हो, यदि उसे ऐसा लगता है या यदि उसे ऐसा विश्वास हो जाए कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ समन जारी हो रहे हैं वह फरार हो गया है या वह समन का पालन नहीं करेगा, तो इन सभी बातों को देखने के बाद वो उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा। ठीक है। तो ये बात की गई है धारा 90 में कि समन के स्थान पर उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 91, धारा 91 में बात की गई है उपस्थिति के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति, यानी पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। ठीक है। तो उपस्थिति के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति को बताया गया है धारा 91 में।
नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है धारा 92, धारा 92। इसमें बात की गई है उपस्थिति का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी, यानी अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। ठीक है, तो इसमें बात की गई है जो भी व्यक्ति बंद पत्र या जमानत पत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित होने के लिए आबद्ध है, यानी वो बाउंड है कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए, और यदि वह उपस्थित नहीं होता, यदि वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता, तो जो उस कोर्ट का, जो उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वह यह निर्देश देते हुए यह वारंट, उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकेगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो ये बताया गया है धारा 92 में, यदि उपस्थिति का जो बंद पत्र है या जमानत पत्र उसे भंग करने पर गिरफ्तारी के संबंध में। नेक्स्ट है इसमें धारा 94, धारा 94 में बात की गई है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन, यानी समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो इसे बताया गया है धारा 94 में कि किसी भी दस्तावेज को या किसी अन्य चीज को पेश करने के लिए जो समन जारी किए जाते हैं वो धारा 94 में बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है धारा 96, धारा 96 में बात की गई है कि तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकेगा। सो व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, तो इसको बताया गया है धारा 96 में कि कब जो है तलाशी वारंट जारी किया जा सकेगा, क्या कंडीशंस होंगी, क्या कारण होंगे। ठीक है, तो इस बारे में बात करती है धारा 96। नेक्स्ट है धारा 101, धारा 101 में बात की गई है अपहृत महिला को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति, यानी पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स। ठीक है, तो अपहृत जो महिला है, अपहृत का मतलब होता है दोस्तों किसी को बलपूर्वक ले जाना, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बलपूर्वक ले जाना। तो अपहृत महिला को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति के संबंध में बात करती है धारा 101। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है धारा 106, धारा 106 में बात की गई है कुछ संपत्ति को अभिग्रहित, दोस्तों ये ध की जगह भ होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, ये भारत वाला भ होगा, अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति के संबंध में बात करती है धारा 106, यानी पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस अधिकारी की शक्ति के बारे में बताया गया है कि वो किस संपत्ति को अभिगृहित कर सकता है। तो इसमें बात की गई है कोई पुलिस अधिकारी वह किसी ऐसी संपत्ति को अभिगृहित कर सकता है, उसे सीज कर सकता है जिसके बारे में उसे यह संदेह हो कि वह जो है चुराई हुई संपत्ति है या फिर ऐसी कोई संपत्ति है जिससे किसी अपराध के किए जाने का उसे संदेह हो। ठीक है, तो वह इस प्रकार की संपत्ति को अभिगृहित कर सकता है, उसे सीज कर सकता है। ये पुलिस ऑफिसर की पावर को बताया गया है धारा 106 में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 112, धारा 112 में बात की गई है भारत से बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण बोलते हैं दोस्तों इन्वेस्टिगेशन को, इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर है। तो भारत से बाहर किसी देश में या किसी स्थान में अन्वेषण के लिए यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए सक्षम प्राधिकारी यानी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको अनुरोध पत्र, उसको रिक्वेस्ट लेटर के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 113, धारा 113 में बात की गई है भारत से बाहर किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इस धारा 113 में यह बात की गई है कि भारत से बाहर किसी देश या किसी स्थान से भारत में अन्वेषण यानी इंडिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी को अनुरोध पत्र के संबंध में बात की गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों धारा 112 में बताया था कि भारत से बाहर किसी देश या स्थान में, यदि भारत जो है, इंडिया जो है
इंडिया से बाहर किसी देश या स्थान में इन्वेस्टिगेशन के लिए सक्षम प्राधिकारी को रिक्वेस्ट लेटर भेज रहा है, वह बात करती है धारा 112। और धारा 113 में बात की गई है यदि भारत से बाहर का कोई देश है या कोई स्थान है, यदि वो भारत में अन्वेषण करना चाहता है, वो इन्वेस्टिगेशन चाहता है भारत में, तो इस संबंध में वह न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र लिखेगा। तो इस संबंध में बात करती है धारा 113। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 144, धारा 144। इसमें बात की गई है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, यानी ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, तो ये बात करती है धारा 144, धारा 144, यानी पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 148। धारा 148 में बताया गया है सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना, यानी डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। ठीक है, तितर बितर करना को बोलते हैं दोस्तों डिस्पर्स। तो सिविल बल के द्वारा जमाव को तितर बितर करना, डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। इसमें बताया गया है दोस्तों कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है यानी ऑफिसर इंचार्ज है, वह किसी विधि विरुद्ध जमाव को या 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को जिससे उसे ऐसा लगे कि पब्लिक पीस जो है वह डिस्टर्ब होगी, यदि उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसी संभावना लगती है, तो वह उन्हें तितर बितर यानी डिस्पर्स होने का समादेश दे सकता है, उन्हें कमांड कर सकता है। ठीक है, या पुलिस अधिकारी जो है उस जमाव को जो भी विधि विरुद्ध हुआ है या जो 5 से अधिक लोगों का है, जो पब्लिक पीस जिससे डिस्टर्बेंस होने की संभावना है, उसको बल द्वारा तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकेगा। ठीक है, तो ये बात की गई है धारा 148 में कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 149, धारा 149। इसमें बात की गई है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग, यानी यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। ठीक है, तो जमाव को तितर बितर करने के लिए, उन्हें डिस्पर्स करने के लिए सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्सेस का यूज। ठीक है, इसमें बताया गया है कि यदि कोई धारा 148 में कमांड देने के बावजूद भी यदि कोई डिस्पर्स नहीं होता है, कोई तितर बितर नहीं होता है और लोक सुरक्षा यानी पब्लिक सेफ्टी के लिए ऐसा लगता है कि उनको तितर बितर किया जाना चाहिए, उन्हें तितर बितर करना आवश्यक है, उन्हें डिस्पर्स करना आवश्यक है, तो जो जिला मजिस्ट्रेट होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा या उसके द्वारा प्राधिकृत या उसके द्वारा कोई ऑथराइज्ड कोई जो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कोई अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, वह सशस्त्र बल का प्रयोग द्वारा जो है उसे तितर बितर करवा सकेगा, यानी उसे डिस्पर्स करवा सकेगा। ठीक है, और इसमें यह भी बात की गई है कि बल का प्रयोग उतनी ही मात्रा में किया जाएगा जितना आवश्यक है उस जमाव को तितर बितर करने के लिए, उसे डिस्पर्स करने के लिए। तो यह बात की गई है धारा 149 में। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं, और यह था इसका पार्ट 2। इस वीडियो के PDF नोट्स दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में। धन्यवाद।